अक्सर स्टूडेंट पूछता है सर ये बताइए कि मैं किस रैंक में पढ़ूं, किस रैंक में पढ़ूं। अगर मैं कॉस्टिंग पढ़ रहा हूं तो पहले कौन सा चैप्टर पढ़ूं, उसके बाद कौन सा पढ़ूं, उसके बाद कौन सा पढ़ूं, उसके बाद कौन सा पढ़ूं। तो मैं आपको एक बड़ा ही प्रैक्टिकल तरीका बताता हूं जो कि परफेक्ट तरीका है डिसीजन मेकिंग का। चैप्टर नंबर 6 डिसीजन मेकिंग हमने क्लास के अंदर किया है और सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट ने बुक में पढ़ा होगा। तो हमने क्या सीखा वहां पर कि जब भी हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग, और स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाकर हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। और जहां पर ये ज्यादा आता है उसे रैंक 1 देते हैं, अगले वाले को रैंक 2 देते हैं, उससे अगले वाले को रैंक 3 देते हैं। इसका मतलब होता है रैंक 1 वाले को पहले प्रोड्यूस करो, रैंक 2 वाले को उसके बाद प्रोड्यूस करो और रैंक 3 वाले को सबसे आखिरी में प्रोड्यूस करो। तो ये जो मेथड है स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग निकालने का, इसका इस्तेमाल मैं आपको करना सिखाऊंगा। और यहां पर मैं एग्जाम्पल लूंगा कॉस्टिंग सब्जेक्ट का, बाकी सब्जेक्ट के अंदर आप खुद से इसको इंप्लीमेंट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। जरा ध्यान देना, वहां पर क्या होता है टोटल कंट्रीब्यूशन एंड टोटल लिमिटिंग फैक्टर, कितने आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है, मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ आपका लिमिटिंग फैक्टर क्या है, तो क्या बता सकते हैं आप? आपका लिमिटिंग फैक्टर है टाइम, आपका लिमिटिंग फैक्टर है टाइम, आवर्स। सर 12 घंटे पढ़ूं, 10 घंटे पढ़ूं, 16 घंटे पढ़ूं, कितना पढ़ूं कि मैं पास हो जाऊं, कैसे पढ़ूं? तो देखो आपका लिमिटिंग फैक्टर हो गया आवर्स, तो आपको करना क्या है, आपको बनानी है स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं कॉस्टिंग पेपर को ध्यान में रखते हुए, SCMPE। तो करना क्या है आपको करना क्या है, यहां पे लिखा मैंने पर्टिकुलर, यहां पे लिखना है आपको चैप्टर का नाम। जैसे मान लो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ऐसे करते करते आपको जितने भी चैप्टर हैं कॉस्टिंग के अंदर सब लिख डालने हैं, चैप्टर 4, 5, 6, 7, चैप्टर 12, चैप्टर 13 तक। फिर आपको लिखना है टोटल मार्क्स। क्या लिखना है आपको? टोटल मार्क्स, कि चैप्टर 1 से कितने मार्क्स का पेपर इस बार एग्जाम में आने की उम्मीद है। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए 10 नंबर का आने की उम्मीद है। चैप्टर 2 से आपको भी लगाना आइडिया। आपको करना क्या है, आपको स्कैनर देखना है, इसका आपको स्कैनर देखना है। पिछले 4 अटेम्प्ट के अंदर कितने का क्वेश्चन का आया एग्जाम के अंदर, तो आपको एक एस्टिमेट निकालना है अपने हिसाब से, आपकी जो मर्जी। 10 नंबर का आया, 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, तो आप बोल लो कि हाँ भाई 20 नंबर का आया, आपकी मर्जी है ये। आप यहां पर एवरेज भी ले सकते हैं, यहां पर आप एवरेज भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पिछले 4 अटेम्प्ट में अगर आया 10 नंबर, 0 नंबर, 0 नंबर, 10 नंबर, तो चारों को जोड़ दो, 10 + 0 + 0 + 10 डिवाइड बाई 4, है ना। और अगर आप चाहोगे नहीं 4 नहीं करना सर, 2 में पूछा गया, तो 10 + 10 डिवाइड बाई 2। तो आपको ऐसे निकालना है एक एवरेज मार्क्स। तो मान लो आपने यहां पे निकाला 20 नंबर और यहां पे निकाला 30 नंबर। बेसिकली ये क्या है, टोटल मार्क्स जो आप एस्टिमेट करते हो कि आपके आने वाले अटेम्प्ट के अंदर इतने नंबर का इस चैप्टर से पूछा जाएगा। इसके बाद आप निकालो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, और यहां पे लिखना है सिर्फ कैटेगरी ए क्वेश्चन, कैटेगरी ए क्वेश्चन। आप बोल रहे हो सर अभी तो आपने कहा था कि हमारा लिमिटिंग फैक्टर हमारा टाइम है। हाँ, आपका लिमिटिंग फैक्टर आपका टाइम है, बट आपका आउटपुट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने किए इस बात पर निर्भर करता है। आप 12 घंटे किताब को लेकर बैठे रहे, आपने सिर्फ दो क्वेश्चन किए, तो 12 घंटे पढ़ाई कहां की आपने? आपका आउटपुट सिर्फ 2 क्वेश्चन का है। तो इफेक्टिवली अगर देखें तो आर्स हमारा लिमिटिंग फैक्टर है, बट हमारा रिजल्टिंग फैक्टर है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ पेजेस जो हमने पढ़ाई करे। तो आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 जैसे है, तो आपको आपके हिसाब से निकालना है कि इस चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन आपके लिए कैटेगरी ए में आते हैं। कैटेगरी ए से मतलब है वो क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, तो वो नंबर यहां पे लिखना है आपको। जैसे मान लो कि यहां पे मैंने बोला कि भाई 5 क्वेश्चन है जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, यहां पे मैंने बोला कि भाई 10 क्वेश्चन है जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, और यहां पे मैंने बोला कि भाई 20 क्वेश्चन है जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। कैटेगरी ए क्वेश्चन। अब क्या निकालोगे आप? मार्क्स पर कैटेगरी ए क्वेश्चन। कैसे निकालोगे? ए डिवाइड बाई बी। तो यहां पर आएगा 10/5 2, 20/10 2, और 30/20 1.5। समझ में आती है बात? 1.5 पूरा टाइम डिवोट करना है, बल्कि जितना टाइम आपने अलॉट किया है उससे ज्यादा टाइम आपको यहां पर डिवोट करना है। और यहां पर आपको कैटेगरी ए क्वेश्चंस एंड कैटेगरी बी क्वेश्चंस, दोनों ही कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को हाथ से सॉल्व करके देखना है। उसके बाद रैंक 2, उसके बाद रैंक 3, 4, 5, 6। तो ये है तरीका जिस तरीके से आप हर सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर वाइज मार्क्स कितना आएगा,
कितने क्वेश्चंस आपके हिसाब से कैटेगरी ए में आते हैं आपके लिए? ध्यान देना, कैटेगरी ए में आने वाले क्वेश्चंस हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होते हैं। तो जिसके नंबर, जब स्टूडेंट क्वेश्चन अलग अलग हुए तो फिर उसके बाद रैंकिंग भी तो अलग अलग हो जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग है, ये आप बनाते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। आपको ये बताएगी कि आपको कहां पर फोकस करना चाहिए, किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना चाहिए। तो यह है प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन जो भी आपने सीखा उसका। भाई अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग सीखा है और जिंदगी में उसको अप्लाई नहीं कर पाए तो क्या फायदा हुआ? अगर आपने 10th क्लास के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सीखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन जीवन में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो क्या फायदा इसका? नॉलेज वही काम की जो काम आए, नॉलेज वही काम की जो काम आए। कैसा लगा डायलॉग? मजा आया? नीचे कमेंट करके बताओ अगर अच्छा लगा तो। और साथ में ये वीडियो अपने दोस्तों के संग भी शेयर करो ताकि उनको भी एक अनुमान लगे, उनको एक डायरेक्शन मिले कि किस डायरेक्शन में किस प्रकार से पढ़ाई की जाती है और कैसे वो डिसाइड करें कि कौन सा चैप्टर उनके लिए रैंक 1 है और उनके लिए रैंक 2 है, रैंक 3 है। थोड़ी सी मेहनत आपको यहां पर इसके लिए करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा।